चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ के टीम मेंबर जियाओ जियाओ को काफ़ी बुरे तरीके से मारते हुए उसे काफ़ी बुरा भला बोल रहे थे, जिनकी आवाज़ें सुनकर नियान का ध्यान उनकी तरफ जाता है और वो जियाओ जियाओ को मार खाता देखकर उसकी सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है। इतने में लैंजिंग उसके पास आता है और बोलता है रॉकेट फैमिली के मेंबर्स हैं, जिनकी फैमिली में अल्फा काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं और वो अपनी फैमिली के ओमेगास को आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। इसके बाद जियाओ जियाओ खुद को संभालते हुए बैठता है। उसकी नज़र न्यान पर जाती है और न्यान उसकी तरफ देखकर ऐसा फेस बना रहा होता है जैसे अब तो उसे उससे हेल्प मांगनी ही होगी, मगर जियाओ जियाओ तो उसे इग्नोर करते हुए अपने फेस को टर्न कर लेता है। इसके बाद उसकी टीम का एक मेंबर उसके पास आते हुए उसके हाथ पर अपना पाँव रख देता है और बोलता है, जो गन हमने तुम्हें दी थी वो तो काफ़ी अच्छी थी, मगर तुम स्नाइपर ही बहुत बुरे हो, इसीलिए दोबारा कभी भी तुम्हें स्नाइपर नहीं बनना चाहिए। इतने में हम देखते हैं कि न्यान जियाओ जियाओ के सामने आते हुए उसे कवर कर लेता है और उस शख्स से बोलता है, ब्रदर, एक दूसरे के साथ लड़ने में कोई बुराई नहीं, मगर जिस तरह तुम उसे मार रहे हो ये चीज़ ठीक नहीं है। वैसे भी वो मैं था जिसने तुम्हारी टीम के मेंबर को शूट किया था, क्यों ना तुम हमारे साथ ही इस सारे मामले को सेटल कर लो। उनकी ये बात सुनकर वो शख्स बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता? इसके बाद उसकी नज़र हमारे मरमैन पर जाती है, जो कि काफ़ी गुस्से से उसे देख रहा होता है। उसे देखकर वो शख्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद लू उस पर्सन के सामने जाकर खड़ा होता है और बोलता है, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा सरनेम लू है और मैं लू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तुम मुझसे पंगा लेने का ट्राई कर रहे हो? जिसे सुनकर वो शख्स बोलता है, ठीक है, हम इस बात को यही खत्म करते हैं। इसके बाद वो अपने टीम मेंबर से बोलता है, जियाओ जियाओ ने पहले ही हमारी टीम को छोड़ दिया है, अब देखते हैं कि कौन इसे अपनी टीम में रखता है। और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। लोगों के वहां से जाने के बाद न्यान जियाओ जियाओ के पास जमीन पर बैठ जाता है और अपने चाकू को निकालते हुए जमीन पर कुछ लिखने लगता है और जियाओ जियाओ से बोलता है, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारी टीम टैलेंटेड बंदों की बहुत कदर करती है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉल करना। न्यान की ये बात सुनकर जियाओ जियाओ को काफी बुरा लगता है और वो अपने फेस को झुकाते हुए बोलता है, प्रिटेंड करना बंद करो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो। जिसे सुनकर न्यान बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे टैलेंट की कदर करता हूँ। हाँ, पर यह भी बात सच है कि तुम एक स्नाइपर के तौर पर तो बहुत अच्छे हो, लेकिन एक क्लोज कॉम्बैट में तुम बिल्कुल ही बेकार हो। कि ये सब बातें सुनने के बाद जियाओ जियाओ अपने फेस को टर्न कर लेता है, मगर न्यान बोलता है, अगर मैं सच कहूँ तो तुम अपने एनिमी से उस वक्त नहीं लड़ सकते जब वो तुम्हारे करीब हो। अगर तुमने फाइट करना नहीं सीखा तो कोई भी तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता। इसके बाद न्यान वहां से उठता है और हमारे मरमन को पकड़ते हुए वहां से जाने लगता है। जाते हुए वो अपने हाथ को हिलाता है और उसे बोलता है, अगर फ्यूचर में हमें किसी स्नाइपर की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। न्यान की ये बात सुनकर जियाओ जियाओ को काफी अच्छा लगता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। इसके बाद हमें फाइटिंग अरीना के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक कार उनके सामने आते हुए रुकती है। हम देखते हैं कि उस कार में अंकल लू और न्यान के बॉस दोनों ही एक साथ बैठे होते हैं। जब न्यान की नज़र उन पर पड़ती है तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, पर बाद में उसके माइंड में आता है, लगता है कि ये हमें पकड़ने के लिए आए हैं। इतने में हम देखते हैं कि उनके सामने काफी ज्यादा गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनमें से एक पर्सन बाहर निकलता है और एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए न्यान से बोलता है, भाई चाओ न्यान, ये एक अरेस्ट वारंट है जिसे कि प्रेसिडेंट ने खुद साइन किया है, इसीलिए आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। जिसकी ये बात सुनकर न्यान साय करता है और उन्हें बोलता है, तुम लोग तो बड़ी जल्दी आ गए। इसके बाद वो पर्सन न्यान को हैंडकफ्स पहना देता है, जिसे ऐसा करता देखकर हमारे मरमन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जब न्यान हमारे मरमन को इतना ज्यादा गुस्से में देखता है तो उसके करीब जाते हुए उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है, इट्स ओके, ये सब मेरे ही लोग हैं, इतना ज्यादा गुस्सा मत करो। इसके बाद वो हमारे मरमन को हक कर लेता है, जिसे ऐसा करते देखकर हमारे मरमन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो ब्लश करने लगता है। इसके बाद एक पर्सन एक छोटी सी इमोशन डिटेक्टर मशीन को पकड़ते हुए न्यान के करीब आता है और उसके इमोशन को डिटेक्ट करने लगता है, मगर उस मशीन पर तो कोई भी अग्रेसिव इमोशन डिटेक्ट नहीं होते क्योंकि न्यान इस वक्त बहुत ही शांत था। इसके बाद वो पर्सन हमारे मरमन को न्यान से दूर करने के लिए उसकी ग्लैंड्स पर कोई चीज लगाता है, जिसकी वजह से हमारे मरमन को काफी ज्यादा पेन फील होने लगती है। जिसे इतना ज्यादा पेन में देखकर न्यान जोर से चिल्लाता है और बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं। ये बोलते हुए न्यान उस पर्सन के साथ जाने लगता है, मगर हम देखते हैं कि हमारा मरमैन उसके बाजू को पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोलता है, बाई चाओ नहीं। इतने में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट भी वहाँ आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम वाइल्ड लाइन को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जिसकी ये बात सुनकर वो पर्सन उस साइंटिस्ट से बहस करने लगता है। हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, मगर इस तरफ तो न्यान काफी क्यूट सा पपी फेस बनाते हुए लू से बोलता है, मुझे बाई के साथ रहना है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे हॉस्पिटल में कंपनी दूं। जिसकी ये बात सुनकर हमारा मरमैन भी काफी क्यूट सा फेस बनाने लगता है। जिसकी ये बात सुनकर लू जल्दी से अपने मोबाइल को निकालता है और बोलता है, ओह ओह, मैं अभी अपने फादर को कॉल करता हूँ।
इसके बाद वो अपने फादर को कॉल करता है और बोलता है, फादर प्लीज मेरी हेल्प करें। हम देखते हैं कि फोन की दूसरी तरफ अंकल यान प्रेजेंट होते हैं और वो बोलते हैं, बेबी तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम इस टाइम देख सकते कि तुम्हारे फादर कितना गुस्से में है तो तुम ये कभी भी मुझे ऐसा करने का ना बोलते। जिसकी ये बात सुनकर लू बोलता है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बोलो कि मेरी मदद करें। फोन कट होने के बाद अंकल यान प्रेसिडेंट के करीब जाते हुए आहिस्ता से उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताने लगते हैं। सारी बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट काफ़ी गुस्से से अंकल यान की तरफ देखते हैं, जिन्हें ऐसा देखकर अंकल यान तो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए पीछे हो जाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट आहिस्ता से सर हिलाते हुए उन्हें इस बात की इजाज़त दे देते हैं, जिस पर अंकल लू थोड़ा सा शांत होते हैं। इसके बाद हमें एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास एक पर्सन बोरा होता है। ये प्रेसिडेंट यान के न्यू ऑर्डर हैं कि बाई चाओ न्यान को मेडिकल डिपार्टमेंट जाने दिया जाए। न्यान जाकर एम्बुलेंस में बैठ जाता है। बैठने के बाद वो हमारे मरमन को बुलाता है और बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आओ, जिसे सुनकर हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए जंप करता है और एम्बुलेंस में एंटर कर जाता है। इसके बाद वो हमारे न्यान की गोद में सर रखकर लेट जाता है, जिसे ऐसा करते देखकर न्यान स्माइल करते हुए मन में सोचता है, अब ये थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है। जो लैनबो उस गेम में था वो तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था। इसकी पावर इंक्रीज होने के बाद ये तो काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहा था। फिर वो उस सीन को याद करता है जब हमारा मरमन न्यान के फेस को पकड़ते हुए बोल रहा था, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो और क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने फेरोमोन्स को ख़त्म कर दिया और तुम्हें उस प्रिजन से बाहर निकालने का पूरा बंदोबस्त किया, और इसके बदले में तुम इतने सालों से मुझसे नफरत करते रहे। ये बात याद करते हुए न्यान मन में सोचता है, वैसे इन सब बातों से इसका क्या मतलब था? क्या जो कुछ भी इसने बोला उसका मतलब था कि 3 साल पहले वो सब कुछ इसने जानबूझकर किया था? न्यान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि इतने में उस एम्बुलेंस का ड्राइवर न्यान से बोलता है, मैंने मरमन की लैंग्वेज को स्टडी किया है, अगर ये आमतौर पर तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करता है तब तो सब कुछ ठीक है। जिसे सुनकर न्यान बोलता है, क्या आप मरमन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? ल्यूसिनोजीन केमिकल, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? जिसकी ये बात सुनकर वो ड्राइवर थोड़ा सोचते हुए बोलता है, ये वही केमिकल है ना तो ग्लैंड्स में इंजेक्ट करने की वजह से पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये केमिकल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मगर इसे अभी तक अप्रूव नहीं किया गया। अगर तुमने इसे मार्केट में देखा है, जो कि काफ़ी खतरनाक बात है। इसकी ये बात सुनकर न्यान बोलता है, क्या वर्चुअल रियलिटी में इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के बाद जो साइड इफेक्ट होंगे क्या वो रियल हो सकते हैं? जिसे सुनकर वो ड्राइवर बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया। जिसे सुनकर न्यान मन में सोचने लगता है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि लैनबा मुझे ये खुद बताए कि जो भी 3 साल पहले हुआ था वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और मैं चाहता हूँ कि लैनबा मुझे बताए कि उसकी बॉडी इतना ज़्यादा जख्मी क्यों है। क्या ये किसी एक्सीडेंट की वजह से है या इसका कोई और रीज़न है? अगर ये इन सब चीज़ों के बारे में मुझसे झूठ भी बोलेगा भी मैं उस झूठ को एक अच्छी मेमोरी की तरह देखूंगा, ताकि मेरे पास ये रीज़न हो कि मैं इसके साथ अच्छा बिहेव कर सकूं। ये सोचते हुए वो हमारे मरमन को ज़ोर से हक कर लेता है। उसे ऐसा करने की वजह से काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि वो ड्राइवर दोबारा से न्यान से बोलता है, बाय द वे ये हेलोसिनोजिन 109 रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ फार्मासिस्ट ने मिलकर बनाया था, और जब वो लोग उसे डिलीवर कर रहे थे तो प्रेसिडेंट ने कुछ लोगों को भेजा और उसे रोक दिया। मगर तुम इन सब चीज़ों के बारे में कैसे जानते हो? इसकी ये बात सुनकर न्यान बोलता है, वो पॉइजन अचानक से हमारे एग्जाम में अपेयर हुआ था और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि 109 रिसर्च इंस्टीट्यूट में से कोई तो इस एग्जाम के साथ मिला हुआ था ताकि वो इस ड्रग को टेस्ट कर पाए। इस पर वो ड्राइवर बोलता है, मेरा एक ओल्ड फ्रेंड है जो कि इस वक्त क्विजर में काम कर रहा है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मेरे साथ उसे विजिट करने जाना ताकि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता लग सके। जिसकी ये बात सुनकर न्यान अपने हैंडकफ्स को दिखाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैं नहीं आ सकता, और हमारे मरमन को देखते हुए बोलता है, अपने ओमेगा की टेक केयर करने के बाद मुझे दोबारा से प्रिजन में जाना होगा। इसके बाद वो मन में सोचता है, लैनबो इन सब चीज़ों को देखकर तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे? इतनी ही देर में वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाती है। एम्बुलेंस का डोर ओपन होता है और 2 पर्सन स्ट्रेचर को लेते हुए हमारे मरमन को लेने के लिए उस एम्बुलेंस के करीब आते हैं, जिन्हें आता देखकर हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो ज़ोर से न्यान को हक कर लेता है। हमारे मरमन की ऐसी हरकतों को देखकर न्यान बोलता है, चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। इसके बाद वो हमारे मरमन को गोद में उठाता है और हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। इसके बाद वो दोनों एक रूम में होते हैं जहां न्यान डॉक्टर को बोल रहा होता है कि इसकी बॉडी का इन्फेक्शन काफी ज्यादा सीरियस है और मुझे लगता है कि ये इन्फेक्शन मजीद फैल रहा है। क्या सबसे पहले हमें इसे डिसइंफेक्ट करना चाहिए? ये बोलते हुए वो हमारे मरमन को एक बेड पर लेटा देता है। वो डॉक्टर हमारे मरमन को देखती है और न्यान से बोलती है,
ये इन्फेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, हमें सबसे पहले इससे पस रिमूव करनी होगी और उसके बाद हम इसे स्टेरलाइज करेंगे, मगर ये इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता से हील होगा। ये बोलते हुए वो डॉक्टर हमारे मरमन को टच करने जाती है, जिस पर हमारा मरमन जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे ऐसा करते देखकर नियान जोर से चिल्लाता है कि हिलना बंद करो। और इसके बाद वो हमारे मरमन के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए ऊपर की तरफ कर देता है। फिर वो डॉक्टर हमारे मरमन को चेक करती है और नियान से बोलती है, ये इन्फेक्शन अंदर से भी काफ़ी गहरा है, इसे बर्दाश्त करना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो डॉक्टर नियान से पूछती है इसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, जिससे सुनकर नियान थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है वो मैं इसके साथ फ्यूचर में अच्छे से बिहेव करूंगा। डॉक्टर के चेक करने की वजह से हमारे मरमन को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रही होती है और वो खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है, जिसे ऐसा करते देखकर नियान उसके करीब जाता है और बोलता है तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, और काफ़ी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है बेबी तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।